हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज और उसके लेक्चर नंबर 7 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न 12 तक जो है वो कर लिए थे और वो प्रश्नावली पूरी हमने फिनिश कर ली थी। अब आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, तो प्रश्नावली 8.2 का परिचय रहेगा और इसमें अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। मध्य बिंदु प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसके बारे में सीखने वाले हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो है उसके बारे में सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उदाहरण 7 और उदाहरण 8 जो है वो भी अपन सीख लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं कि आखिर मध्य बिंदु प्रमेय अपने पास में क्या होती है, जो कि एनसीईआरटी में प्रमेय 8.9 के तौर पे अपन को दी हुई है। तो चलिए जरा चेक करते हैं अपन। यहाँ पे मैं कुछ मिटा रहा हूँ, उसका एक कारण है, तो चलो अपन देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अपने पास में ये त्रिभुज ABC है और इसकी एक भुजा है AB और दूसरी भुजा है AC। AB का जो मध्य बिंदु अपने पास में वो है D और AC का जो मध्य बिंदु अपने पास में E, तो यानी कि AE और EC बराबर हो जाएगा और D मध्य बिंदु है तो AD और BD ये बराबर हो जाएगा। ठीक बात। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि ये DE जो है अपने पास में तीसरी भुजा के, ये पहली भुजा हो चुकी है, ये दूसरी भुजा हो चुकी है, अब इसके बारे में कह रहा है, ये ऑब्वियसली तीसरी भुजा होगी। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि DE तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये जो तीसरी भुजा है BC इसके समांतर होगा। इसका मतलब ये कि DE जो है अपने पास में BC के समांतर होगा। बस अपन ये कह रहे हैं मध्य बिंदु प्रमेय से कि भाई DE जो है समांतर होगा BC से। ये हुई पहली बात। अब साथ में बच्चों अपने एनसीईआरटी ने तो क्या है आपको यहीं तक ही दे रखी है, ठीक है, लेकिन एक और रिजल्ट जो हम काफी यूज करते हैं और वो मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से ही यूज करते हैं और उसका प्रूफ भी मध्य बिंदु प्रमेय का जो अपन करने जाते हैं उसी से आ जाता है। प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहले अपन प्रमेय सीखने वाले हैं, उसके ऊपर जो उदाहरण है वो अपन सीखेंगे और फिर अपन प्रूफ पे जाएंगे। ठीक है, तो एक और जानकारी जो हमारे पास में ये आती है वो ये कि जो ये रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर होता है और साथ ही साथ आधा भी होता है। इसका मतलब ये कि DE जो है अपने पास में इस तीसरी भुजा यानी कि BC का जो है आधा होगा। ये दो बातें अपने पास में रहती हैं। ठीक है, तो फाइनल अपने पास में जो स्टेटमेंट है वो ये, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है और वो जो है तीसरी भुजा का आधा भी होता है। ये दो बातें अपन मध्य बिंदु प्रमेय से कह सकते हैं। आई भी चीज क्लियर होगी आपको? बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी ने यहीं तक ही दे रखा था, पर ये भी अपने पास में मध्य बिंदु प्रमेय में ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, वो अपने पास में क्या है प्रमेय 8.10 और उसको जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा अपने पास में, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये अपने पास में एक त्रिभुज ABC है और AB का जो मध्य बिंदु अपने पास में वो क्या है D है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है AD और BD जो अपने पास में बराबर है। ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के खींची गई समांतर रेखा यानी कि हम ये खींच रहे हैं, मान लीजिए इसका नाम है DE और ये अपने पास में है BC और DE जो है BC के समांतर है और D अपने पास में मध्य बिंदु था। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो है अपने पास में AC है, तीसरी भुजा है, उसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये है कि भाई बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटती है, यानी कि AE और EC बराबर है, यानी कि E जो है अपने पास में क्या है मध्य बिंदु है। बस ये अपने पास में कि भाई D एक मध्य बिंदु है, उससे जो है दूसरी भुजा की एक समांतर रेखा खींची तो वो तीसरी भुजा को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है, यानी कि E जो है यहाँ पे क्या है मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। बस इतनी सी बात अपने पास में रहती है। अब अपन आगे आते हैं, दो उदाहरण अपन करेंगे जो कि इन दोनों प्रमेय पर बेस्ड है, सिंपल से हैं और फिर अपन किस पे जाएंगे, उनके प्रूफ पे, वो भी बहुत इजी हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अपने पास में उदाहरण 7 है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास में वो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अपने पास में त्रिभुज ABC में, तो ये रहा अपने पास में त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं, यानी कि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये कि AD और BD बराबर होंगे। ठीक है, E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, E जो है BC का मध्य बिंदु है, यानी कि BE और CE आपस में बराबर होंगे और F जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी कि अपने पास में CF जो है वो किसके बराबर होगा, AF के बराबर होगा। ठीक बात है।
दर्शाइए, तो दिया है हमें, हमने लिख लिया है त्रिभुज एबीसी और AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है, CA का मध्य बिंदु F है। तो यहाँ से अपन जानकारी क्या क्या निकाल सकते हैं, AB का मध्य बिंदु होगा D, तो ऐसे में AD जो है अपने पास में किसके बराबर है, BD के, ये अपन कह सकते हैं। E जो है BC का मध्य बिंदु है, यानी कि BE और CE बराबर है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, दिया है मैं लिख लो, ताकि अपने पास में जब भी जरूरत पड़े हम सीधा बोल दे दिया है। और यहाँ पे AF और CF अपने पास में बराबर है हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर D, E और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो D, E और F को मिलाया तो हमारे पास में देखो 4 त्रिभुज मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो है ADF ये वाला, दूसरा है DEF ये वाला, तीसरा है DBE ये वाला, और चौथा है DFEC ये वाला। तो ये 4 त्रिभुजों में बट जाता है ये पूरा का पूरा त्रिभुज ABC, और ये चारों जो छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिख रहे हैं आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ये अपन को सिद्ध करना है, यही तो लिखा है। दर्शाइए कि बिंदु D और F को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब अपन को प्रूफ क्या करना है वो अपन दिखा देते हैं कि भाई ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो हमने लिखा है, सिद्ध करना है ट्राइंगल EFD बीच वाला सर्वांगसम है किसके, ट्राइंगल DBE इसके, सर्वांगसम है किसके, ट्राइंगल ADF इसके, और सर्वांगसम है किसके, ट्राइंगल FEC। ये चारों सर्वांगसम है आपस के, ये अपन को सिद्ध करना है। तो चलिए फिर अपन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने पास में यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे देखिए कि D और F जो है अपने पास में क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, एक छोटे से फिगर की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सी बात अपन कहने वाले हैं। ये अपने पास में त्रिभुज ABC हो गया, ये आपको D दिख रहा होगा, ये आपको F दिख रहा होगा, है ना, और ये D और F आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु F है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि DF और BC जो है अपने पास में क्या होंगे, समांतर भी होंगे, और DF जो है BC का आधा होगा। ये दो बातें आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC में D तथा F क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु है ना, ये बात अपन कह सकते हैं। अतः DF समांतर है किसके, अपने पास में BC के, ये बात आप कह सकते हो। DF समांतर है किसके, BC के, बस इतना से लिख दीजिए। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से अपन ये बात जो है कह सकते हैं। ठीक है, ये बात अपन ने कह दी, और इसको आप क्या मान लीजिए, पहली बात है ना, अपन को जरूरत पड़ेगी तो अपन का इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, इसी तरह त्रिभुज ABC में ही हमें देखो एक चीज और देखने को मिलने वाली है। वो क्या, यहाँ पे देखो, ये है A, ये है B, और ये है अपने पास में क्या, C। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपने पास में बिंदु F है, और यहाँ पर अपने पास में क्या है, बिंदु E है। ठीक है, F और E को जोड़ रखा है। तो आप क्या देख रहे हो, अपने पास में त्रिभुज ABC में F जो है AC का मध्य बिंदु है, और E जो है BC का मध्य बिंदु है। तो दो मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा होती है अपने पास में, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मध्य बिंदु प्रमेय से अपन कह सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, FE जो है वो AB के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही स्टोरी लिख देता हूँ। ठीक है, आप चेक करिएगा। ठीक है, E तथा F क्रमशः BC तथा AC के मध्य बिंदु है। अतः हम क्या कह सकते हैं, EF समांतर है अपने पास में किसके, AB के। ठीक है, EF समांतर अपने पास में किसके, AB के। इसका भी कारण क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय। तो हमने इसी तरह लिखा है, तो इसलिए हमें फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने मध्य बिंदु प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग किया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, सिंपल सी। ठीक है, अब जरा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करिएगा, अपने पास में आपको मैं एक जो है कुछ फिगर दिखाने वाला हूँ। उस फिगर में आप ऑब्जर्व करना, क्या देखना यहाँ पे, कि आप यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर नजर डालिएगा, DFEB। ठीक है, ये है अपने पास में। तो इसके लिए आप अपने पास में क्या कह सकते हो, DFEB के लिए आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई DF जो है अपने पास में किसके समांतर है, BC के। DF जो है इस BC के समांतर है। इसका मतलब ये बच्चों कि मैं कह सकता हूँ कि DF जो है अपने पास में BE के भी समांतर होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली बात। फिर दूसरी बात आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में कि EF जो है AB के समांतर है,
ये रहा EF जो है अपने पास में AB के समांतर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या EF जो है अपने पास में वो इस DB के भी समांतर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऐसे में अपने पास में चतुर्भुज DFEB आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाओं के जो युग्म है अपने पास में वो समांतर है, अतः DFEB अपने पास में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, अतः DFEB एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि DF और BE समांतर, ये सब लिख सकते हैं। ये एक से आया अपने पास में जानकारी, ये अपने पास में एक है, और ये वाली जानकारी अपने पास में इससे दो से आई है। ठीक है, तो अतः DFEB एक समांतर चतुर्भुज है, कारण सम्मुख भुजाओं के जो दो युग्म समांतर है, इससे अपन कह सकते हैं। आई भी चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब जैसे अपने पास में DFEB एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप क्या देख रहे हो, DE जो है उसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और हमने जो है पहले एक प्रमेय पढ़ रखी है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर एक अपने पास में विकर्ण होता है, तो विकर्ण क्या करता है, उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। इसका मतलब ये अपने पास में कि एक आपको त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, EFD, ये वाला जो त्रिभुज आपको ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज आपको कौन सा दिख रहा है, DBE, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, इससे अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अतः त्रिभुज EFD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DBE के, ये अपन कह सकते हैं। और इसका कारण जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बात अपन फाइनल कह सकते हैं, विकर्ण DE समांतर चतुर्भुज DFEB को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में समद्विभाजित करता है। ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ गया, मान लीजिए ये अपने पास में क्या है, जानकारी 3 है। ये पहला काम तो हो गया, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना रहेगा, नेक्स्ट बात अपन करेंगे। नेक्स्ट बात अपने पास में ये है कि भाई चूंकि अपने पास में, अब देखिएगा नेक्स्ट बात, चूंकि अपने पास में त्रिभुज AB और C है। अब देखो बच्चों, अपन क्या कर चुके हैं, D और F मध्य बिंदु हैं, ये अपन चेक कर चुके हैं, E और F मध्य बिंदु हैं, ये अपन चेक कर चुके हैं। अब जरा इस पे भी चेक कर लें कि अपने पास में D और E भी तो मध्य बिंदु रहने वाले हैं ना, इसका अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अपने पास में D है और ये अपने पास में E है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में D तथा E मध्य बिंदु है अपने पास में क्रमशः AB तथा BC के। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके कि DE जो अपने पास में क्या होगा, AC के समांतर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनल क्या बोल देंगे, DE जो है वो AC के समांतर है मध्य बिंदु प्रमेय से, और ये अपने पास में क्या हो जाएगी, बात चौथी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक की क्लियर होगी। ठीक है, हम 3 तक ले चुके हैं ना, तो अपने पास में ये ऑब्वियसली चौथी ही रहने वाली है। ओके, और हम जो है DFEB जो था समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में चेक कर चुके हैं। अब अगला जो समांतर चतुर्भुज अपन को चेक करना है ना, मैं आपको वो वाला दिखाना चाहूंगा। हम चेक करने वाले हैं इसके बारे में, देखना DFEC, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में आप क्या बोलोगे, देखो शुरू में हमने क्या बोला था, DF और BC समांतर है। देखो ये रहा, DF और BC समांतर है, तो DF और BC समांतर है, तो ऐसे में अपने पास में आप क्या कह सकते हो, देखना। आप ये बोलोगे अपने पास में कि DF और EC जो है वो भी समांतर हो जाएंगे। ठीक बात है। दूसरी बात अभी अभी अपन ने बोली कि DE और AC समांतर है, DE और AC समांतर है, तो चूंकि CF भी AC का ही हिस्सा है अपने पास में, तो ऐसे में ये जो DE है ये इस CF के भी समांतर होगा। तो ऐसे में आप क्या बोल दोगे कि भाई DFCE जो अपने पास में क्या एक समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ये चीज लिख देते हैं। ठीक है, ये बात अपने पास में हो गई, DFCE जो है एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, है ना। DF और EC समांतर है, इसका कारण भी बता दिए ना, क्योंकि DF और BC समांतर थे, और DE FC के समांतर है, DE FC के समांतर है। इसका कारण क्या है, DE जो अपने पास में AC के समांतर था, ये चीज हो जाती है। ओके, अब आप क्या देख रहे हो, EF जो अपने पास में विकर्ण है, तो ऐसे में वो जो त्रिभुज अपने पास में बन रहे हैं कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा, देखो EFD ये वाला, और इसके जस्ट पड़ोस वाला जो ये त्रिभुज है, ये दोनों अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि विकर्ण जो है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता किसी भी समांतर चतुर्भुज को। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली अपने पास में। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, त्रिभुज EFD सर्वांग सम है त्रिभुज FEC के, कहाँ गया, EFD और सर्वांग सम किसके, FEC के, ये अपने पास में हो गया। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट अपने पास में आपको एक और देखने को मिलेगा समांतर चतुर्भुज, और वो अपने पास में कौन सा होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपने पास में देखिए इसको,
AFED, ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप अपने पास में क्या बोलोगे, आपने पढ़ा था कि DE जो है AC के समांतर है। देखो अपन ने भी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि DE जो है AC के समांतर है, तो ऐसे में DE जो है AF के भी समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज बता दीजिए। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि EF जो है वो AB के समांतर है। देखो यहाँ पे कहाँ पे है, EF जो है AB के समांतर है, बात दो अपन ने कही थी। ठीक है, तो EF जो है अपने पास में AB के समांतर है, तो AD भी AB का हिस्सा है, तो ऐसे में EF जो है वो AD के भी समांतर हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हो, अपने पास में AFED जो है एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें भी आप क्या बोलोगे, DEF जो है अपने पास में विकर्ण है, तो ये अपने पास में दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ये सारी बात रहती है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ पूरे को, फिर आप चेक करिएगा। ये अपने पास में हो जाती है कि भाई त्रिभुज EFD जो है, EFD वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, ADF के, और इसको अपन क्या कह लेते हैं, ये अपन ने बात 5 कही थी, ये अपने पास में हो जाएगा क्या, बात 6। अब आप यहाँ पे फाइनल देखना कि भाई EFD जो है अपने पास में, हमने पता है एट द एंड सिद्ध क्या करा, हमने ये सिद्ध करा है, आप देखो अपने पास में एक तो इससे 3 से है ना, तो अपन 3 से देखेंगे EFD जो है किसके सर्वांग सम है, DBE के, तो ये अपन लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज EFD जो है वो किसके सर्वांग सम है अपने पास में, DBE के, और EFD जो है किसके सर्वांग सम है, ADF के भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADF के भी सर्वांग सम है। और अभी अभी हमने पीछे देखा था कि त्रिभुज EFD जो है वो FEC जो त्रिभुज है उसके भी सर्वांग सम है, FEC के भी सर्वांग सम है। ये अपन फाइनल बात कह देंगे, और यही तो हमें सिद्ध करना था कि भाई चारों जो त्रिभुज आपके पास में बन रहे हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। इस तरह से अपन ये कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके, मध्य बिंदु प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। NCERT ने वैसे जैसे ही मतलब प्रमेय बताया उसके साथ ही धमाकेदार क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इजी है, हम कर सकते हैं, थोड़ा लंबा है पर हम कर सकते हैं। पर अपन ने देखो ना सारे स्टेप्स कवर करे हैं, तो इतना कोई इश्यू यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। अब हम आते हैं अगले उदाहरण पे, जो कि है उदाहरण नंबर 8, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं, NCERT ने जो डायग्राम दे रखा है वो असल में जो डायग्राम होना चाहिए ना बच्चों, वो अपने पास में ये है। और NCERT में आपको दिख रहा होगा, NCERT में अपने पास में जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से है, आपको जो है यहाँ पे ये AF भी देखने को मिलती है, तो ये एक्चुअल में आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है, NCERT ने दे रखा है इस तरह से, पर असल में जो डायग्राम था ना वो आपके पास में वही था। ठीक है, असल में डायग्राम आपके पास में ये है, सॉल्व करने की बात की जाए तो अपन ये देखते हैं, बाकी वो तो अपने पास अवेलेबल है। समझते हैं क्या लिखा है। L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं, तो ये अपने पास में L है, ये अपने पास में M है, और ये वाली N है, और ये तीनों जो है आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक बात है। जो तिर्यक रेखाओं P और Q, तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि L, M और N रेखा P पर, ठीक है, L, M और N रेखा P पर समान अंतःखंड, समान अंतःखंड, समान मतलब बराबर, अंतः मतलब अंदर के, खंड टुकड़े AB और BC काटती है, AB और BC काटती है, समान अंतःखंड, अंदर के हैं ये फिगर इसलिए अंतः कह रहा है, समान क्योंकि ये बराबर है, यानी कि AB और BC बराबर है, ये अपन को दिया हुआ है, तो दिया है में लिख लेंगे L समांतर है M समांतर है N, AB और BC अपने पास में बराबर है, समान अंतःखंड AB और BC काटती है। ठीक बात है। आगे देखो क्या लिखा है, दर्शाइए कि L, M और N रेखा Q पर भी, L, M और N रेखा Q पर भी समान अंतःखंड DE और EF काटती है। इसका मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि DE और EF जो है समान अंतःखंड है, तो वो बराबर है आपस में, ये अपन को सिद्ध करना है। तो DE बराबर EF ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, ये तीनों समांतर है और ये दोनों बराबर है, ये अपन को दिया हुआ, इतनी जानकारी अपने पास में रहती है। आई भी चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब होता क्या है, NCERT ने जो आपको डायग्राम दे रखा है ना वो काफी अच्छा दे रखा है। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आपको एक लाइन बना के A और F को जोड़ती हुई एक रेखाखंड दिया हुआ है। उसका कारण ये हो जाता है बच्चों, क्योंकि अपन को जो यहाँ पे सॉल्व करने का अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय और उनके बारे में सीखा, और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम सीखा। अब इन दोनों ही प्रमेयों को लागू करने के लिए हमें त्रिभुज की जरूरत होती है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे अपने पास में कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए हम जो है इस फिगर में कुछ रचना करने वाले हैं, और वो रचना अपने पास में ये रहने वाली है कि आप क्या करिए, A और F को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, A और F को जोड़ दिया, जो कि बिंदु G पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से आप कह लीजिए। ठीक है, बाकी NCERT ने देर का, इसलिए अपन रचना में इस चीज को नहीं डालेंगे। अब जैसे अपन ने ये करा, आपको दिख रहा होगा अपने पास में दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं, ACF
और एक और प्राप्त हो जाएगा कौन सा, AFD। अब जैसे त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम कुछ ना कुछ मध्य बिंदु प्रमेय या मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लागू कर सकते हैं, तो वही अपना प्लान यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपन एक फिगर में देखने वाले, एक अपन त्रिभुज में देखने वाले हैं, वो कौन सा होने वाला है मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे देखो A, B और C, इस वाले त्रिभुज में आप चेक करिएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, B जो अपने पास में मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, AC का, सॉरी, क्योंकि AB और BC बराबर है, ठीक है। और ये जो अपने पास में है ना BG, ये समांतर है CF के। क्यों? क्योंकि M और N समांतर है, तो BG M का हिस्सा है और CF N का हिस्सा है, तो वो भी अपने पास में समांतर ही होंगे। तो B मध्य बिंदु है और BG और CF अपने पास में समांतर है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि EB जो है AF का मध्य बिंदु होगा, यानी कि AE और EF बराबर हो जाएगा। ये बात अपन कह सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो मैं इसी चीज को लिख देता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में चूंकि B AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है तथा BG समांतर CF है, BG समांतर CF है। इसका कारण भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि भाई अपने पास में M जो है वो N के समांतर है, अतः हम यहाँ पे क्या कह देंगे, अतः G AF का मध्य बिंदु है, अतः G AF का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। और इसका कारण जो है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। प्रमेय का विलोम, ये चीज अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। तो अपन ने जैसे ये चीज बोला, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि AG और GF अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर। AG बराबर अपने पास में क्या है, GF, और इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1। जब जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आएगी, सिंपल सी है, ठीक है। अब जरा मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाना चाहता हूँ, वो अपने पास में क्या है, देखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अपने पास में जो नेक्स्ट त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वो अपने पास में ये है AGF, ये वाला, ठीक है, AFD, सॉरी, है ना, AFD, ये वाला त्रिभुज है। अब ये भी अपन ने सिद्ध करा है कि AG और GF जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब ये कि G जो है मध्य बिंदु है, ठीक बात है। फिर नेक्स्ट बात बच्चों अपने पास में ये हो जाती है कि M जो है वो L के समांतर है, तो ऐसे में ये जो GE है वो क्या होगा, AD के समांतर होगा। ये बात आप कह सकते हो क्या? बिल्कुल अपन कह सकते हैं। तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आप ही कह सकते हो कि E जो है वो F का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि DE और EF बराबर हो जाएंगे। और यही तो अपन को सिद्ध करना था, DE बराबर EF है। तो बस इतना सिंपल सा है ये। तो मैं इसकी स्टोरी लिख देता हूं, आप समझिएगा। ये अपन कह सकते हैं, अब त्रिभुज AFD में G AF का मध्य बिंदु है, क्योंकि समीकरण 1 से हम कह सकते हैं, तथा GE समांतर है AD के, क्योंकि M और L समांतर है, इसलिए कह सकते हैं। अतः E जो है DF का मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं। तो DE बराबर हो जाएगा EF। ये अपन को सिद्ध करना था। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज और लिख देता हूँ, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। और इसके साथ अपना ये उदाहरण जो है खत्म हो जाता है। छोटा ही था ये वाला, तो इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। अब जैसा कि अपन ने कहा था कि मध्य बिंदु प्रमेय जो है उसका प्रूफ जो है अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल अपन उस पर आ गए हैं। और साथ ही साथ बच्चों अपन मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है उसका भी प्रूफ देखने वाले हैं। काफी सिंपल प्रूफ है, कोई खास डिफिकल्टी अपने पास में नहीं होती, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। तो चलिए फिर अपन इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे अपने पास में देखिए दिया है, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC अपने पास में है, ठीक है। D और E जो है वो AB के और AC के मध्य बिंदु है, तो ये अपन बता देंगे कि भाई AD जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, DB के बराबर है। नेक्स्ट AE जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, EC के बराबर हो जाता है ना। ये बात अपन कह सकते हैं। हमें तो क्या सिद्ध करना है कि DE जो है BC के समांतर है, तथा DE जो है हाफ ऑफ BC है, आधा है किसका, BC का। DE जो है BC का आधा है, ये अपन को सिद्ध करना है। अब इसको अपन कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है एक छोटी सी रचना करने की जरूरत पड़ेगी, और वो रचना कुछ इस प्रकार से होगी, आप चेक करिएगा। मैं फिगर बनाता हूँ। हम जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
बिंदु सी से, ठीक है, रचना देखना कैसे करेंगे, बिंदु सी से एक रेखा खींचेंगे, ठीक बात है, और वो रेखा कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो बी ए जो है अपने पास में उसके समांतर होनी चाहिए। तो चलिए फिर खींचते हैं, ये अपने पास में हो जाता है, ठीक है। बिंदु सी से एक रेखा खींचिए जो कि बी ए के समांतर हो और वो बढ़ी हुई डीई को, मतलब डीई को आगे बढ़ाने पर वो उसको जो है बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करे। इस तरह से अपन को एक रेखा खींचनी है। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये और ये अपने पास में क्या है, समांतर है। तो इसको अपन क्या करेंगे, रचना में लिख देते हैं। तो मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, बिंदु सी से एक रेखा खींचे, ठीक है, जो ए बी के समांतर हो तथा बढ़ी हुई डी को एफ पर प्रतिच्छेद करे, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं मेन अपन प्रूफ पे, कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज तो अपन को पता ही है कि ए डी और डी बी बराबर है, ए ई और ई सी बराबर है, ये अपन को दिया हुआ है। कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, अपने पास में मैं जो है यहाँ पे दो त्रिभुज की बात करने वाला हूँ। कौन कौन से, आप जरा चेक करना। सबसे पहले हो जाता है अपने पास में क्या, त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई एफ, ए ई डी सी ई एफ, इन दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या बोलोगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, शीर्षोभिमुख कोण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अपने पास में कि एंगल एक जो है वो बराबर है किसके, एंगल दो के, और इसका कारण आप यहाँ पे बता दीजिए शीर्षोभिमुख कोण है। बिल्कुल कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में हो जाता है। फिर नेक्स्ट जानकारी आप यहाँ पे अपने पास में देखिए कि ए ई जो है बच्चों वो ई सी के बराबर है। तो आप ये लिख लो, ए ई जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, ई सी के। इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया है। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक का बात क्लियर होगी, ठीक बात है। फिर नेक्स्ट जानकारी अपने पास में ये हो जाती है, देखना जरा गौर से देखना यहाँ पे कि अपने पास में ए बी जो है वो इस सी एफ के समांतर है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, या चलो इसी के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। देखना एक बार, कुछ इस तरह से देखो, ये अपने पास में डी एफ जो है क्या हो जाएगा, तिर्यक हो जाएगा, और ये अपने पास में ए बी है और ये अपने पास में ई एफ है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है अपने पास में कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इसका नाम जो है अपने पास में एंगल 3 है और इसका जो नाम है अपने पास में वो क्या है, एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, एकांतर अंतः कोण। ये चीज आप कह लीजिए कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और इसका कारण जो अपने पास में क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। साथ में आप ये भी बता सकते हो कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ए बी जो है वो सी एफ के समांतर है, ए बी जो है वो सी एफ के समांतर है, तथा तिर्यक कौन है अपने पास में, डी एफ तिर्यक है, ठीक है, तथा डी एफ तिर्यक है। ये अपन ने यहाँ पे जानकारी दे दी। तो इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हो कि ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज अपने पास में क्या है, सर्वांगसम है। तो बिल्कुल आप ये चीज बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, अतः त्रिभुज ए ई डी सर्वांगसम है अपने पास में किसके, त्रिभुज सी ई एफ के। किससे, एंगल एंगल साइड से, ठीक है, एंगल एंगल साइड सर्वांगसम कसौटी से हम ये बात कह सकते हैं। अब जैसे हमने ये चीज लिखी तो यहां से आप एक जानकारी कह दोगे, वो अपने पास में क्या कि ED जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आप ये कह सकते हो क्या, हाँ, ED जो है अपने पास में वो किसके बराबर हो जाएगा, EF, और इसका जो कारण है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो है अपने पास में बराबर होते हैं, ठीक है। ED और EF बराबर है, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे अपने पास आप ये भी कह दोगे कि AD जो है वो किसके बराबर है, CF के। AD बराबर अपने पास में किसके, CF के। ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, CPCT से। और इसको आप क्या मान लीजिए अपने पास में, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये देखो, ये जो AD है ना, ये AD यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो अपने पास में CF है, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं अगली बात पे। अब देखना यहाँ पे बच्चों जरा, आप यहाँ पे बोलोगे चूंकि अपने पास में AD बराबर है CF के, अभी अभी हमने समीकरण 1 से बोला था
लेकिन परंतु आप यहाँ पे देखो कि AD और DB ये भी आपस में बराबर है, AD और DB बराबर है, दिया है AD बराबर है अपने पास में किसके, DB के। आप ये चीज कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि AD और CF के बराबर है, AD DB के बराबर है, यानी कि CF और DB जो है आपस में बराबर है, ये बात आप कह सकते हो। यानी कि CF और DB अपने पास में बराबर है। अग्री करो इस बात से। और साथ ही साथ ये भी देखो कि AB जो है अपने पास में FC के समांतर हमने रचना करी थी। इसका मतलब ये कि AB का जो हिस्सा है DB जो है CF के समांतर भी होगा और DB जो है CF के बराबर भी है। अतः हम क्या कह सकते हैं, DBCF एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात आप कह सकते हो क्या? बिल्कुल अपन कह सकते हैं। तो यहां पे अब आप क्या बोलोगे, साथ ही AB समांतर अपने पास में किसके, CF के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, DB, या फिर आप ऐसा करो, जस्ट अ सेकेंड, साथ ही आप लिखोगे DB जो है वो समांतर है किसके, CF के। और इसका कारण आप बता दीजिए, चूंकि अपने पास में AB समांतर है CF के, ये अपन कह सकते हैं, ये हमने रचना से बनाया था। तो अतः है हम यहाँ पे क्या कह देंगे इन दोनों बातों से, अतः है DBCF एक समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण क्या हो जाएगा, एक सम्मुख भुजाओं का युग्म जो है वो बराबर भी है, देखो ना DB और CF बराबर भी है, साथ ही साथ समांतर भी है, इसलिए अपन कह सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप देखिएगा। अब जैसे ही DBCF एक समांतर चतुर्भुज अपने पास में सिद्ध हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे कि DF और BC जो है आपस में बराबर भी है और साथ ही साथ समांतर भी है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे अतः है हम क्या कह सकते हैं कि DF बराबर है किसके, BC के, DF बराबर है BC के, तथा DF जो है अपने पास में समांतर भी है BC के। ये दो बातें कह सकते हो, ठीक बात है। अब जरा यहाँ पे चेक करना, DF को आप क्या लिख सकते हो, DE प्लस EF, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए DE प्लस EF जो कि अपने पास में किसके बराबर है, BC के। लेकिन एक चीज ये भी देखिए अपने पास में कि DE और EF तो बराबर है, देखो DE और EF तो आपस में बराबर है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, DE को तो DE लिख लेता हूँ, EF की जगह मैं क्या लिख लूंगा, DE लिख लूंगा। और ये अपने पास में किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 गुना DE किसके बराबर है, अपने पास में BC के बराबर है। तो फाइनल आप क्या कह दोगे कि DE जो है अपने पास में, DE जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, 1/2 BC हो जाएगा। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि DE जो अपने पास में किसके बराबर है, BC का आधा है। DE जो है BC का आधा है, ये अपन को बराबर सिद्ध करना था। और साथ ही साथ अपने पास में बच्चों ये भी देखो कि DF जो है, ठीक है, DF जो है BC के समांतर है। इसका मतलब ये कि DE और BC भी अपने पास में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया दोनों बातें, ठीक है। DE समांतर है BC के तथा DE बराबर है 1/2 BC के। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से इसका ये प्रूफ अपने पास में रहता है। आगे भी क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आएंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के प्रूफ के ऊपर। इसको अपन कैसे करेंगे, तो चलिए फिर सीखते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे स्टेटमेंट अपने पास में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। दिया है हमें, सबसे पहले अपने पास में त्रिभुज ABC है, DE जो है BC के समांतर है, ये चीज अपन को दी हुई है। AD और DB बराबर है, AD और DB बराबर है, क्योंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है। हमें क्या सिद्ध करना है कि E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ये अपन को सिद्ध करना रहता है। यही तो होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि E जो है मध्य बिंदु है, ये अपन को सिद्ध करना है। यानी कि AE और EC बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे अपन यहाँ पे करें, इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करने वाले हैं। रचना देखो कैसे रहेगी, यहाँ पे आप जरा चेक करिएगा। बिंदु E से एक रेखा खींचें जो कि AB के समांतर हो, ठीक है, तथा BC को प्रतिच्छेद करे। तो जरा देखना कुछ इस तरह से होगी क्या, बिल्कुल। E से एक रेखा खींचें जो अपने पास में AB के समांतर हो तथा BC को प्रतिच्छेद करेगी, मान लीजिए बिंदु M पे। इस तरह से अपने पास में कंस्ट्रक्शन रहेगा। तो इसको जो है मैं रचना में लिख देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने पास में हो जाता है। वो भी चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, ओके। ये सारे लिख दिया। अब जरा यहाँ पे आप चेक करिएगा अपने पास में कि हमारे पास में यहाँ पे जो है 2 त्रिभुज बन जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं अपने पास में त्रिभुज, एक तो है ADE और एक ये हो जाता है EMC। इनके ऊपर अपन आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, वो ये कि DE जो अपने पास में BC के समांतर था,
तो बी एम जो है वो बी सी का हिस्सा है, इसका मतलब ये कि डी ई और बी एम समांतर है, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिएगा कि ए बी जो है अपने पास में ई एम के समांतर है, तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि ई एम जो है वो इस डी बी के समांतर होगा, क्योंकि डी बी जो है इस ए बी का हिस्सा है। ये दो बातें अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ठीक है, चतुर्भुज डी बी एम ई में दो समूह भुजाओं के जो है वो अपने पास में समांतर है, अतः डी बी एम ई एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो फाइनली आ गया अपने पास में क्या है, डी बी एम ई एक समांतर चतुर्भुज है। अब जैसे ही डी बी एम ई एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहाँ पे अपने पास में क्या कह सकते हो कि डी बी और ई एम जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या दोगे, अतः है डी बी बराबर है ई एम के, डी बी बराबर है ई एम के। और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी अपन को जब जरूरत पड़ेगी अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट बात पे। आप यहाँ पे देखिए, हमें जो है दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। उन दोनों त्रिभुज में जरा अपन ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, त्रिभुज है पहला अपने पास में ये ए डी ई, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज है अपने पास में वो ये वाला है, यानी कि ये ई एम सी। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहली जानकारी अपने पास में जो है वो ये कि आप यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से है। आप यहाँ पे देखिए अपने पास में कि BC जो है अपने पास में वो DE के समांतर है ना, अपन को दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, और तिर्यक रेखा अपने पास में AC हो जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपस में बराबर होंगे, संगत कोण हो जाते हैं अपने पास में, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, एंगल 2। ये पहली बात आप कह सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसके नामकरण कर देते हैं, फिर अपन लिखते हैं। हम बोलेंगे क्या, अब त्रिभुज AED और त्रिभुज ECM में, इन दो में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाता है, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। इसका कारण आप बता दीजिए अपने पास में क्या है, संगत कोण हो जाते हैं, ठीक है, संगत कोण। और साथ में ये भी बता दीजिए कि कौन समांतर है और कौन तिर्यक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे अपने पास में कि DE जो है वो BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, तथा तिर्यक कौन है अपने पास में, AC, ठीक है, AC तिर्यक है। ये अपने पास में हो जाता है, ठीक है। ये हो गई पहली जानकारी। फिर अगली जानकारी अपने पास में यहाँ पे देखना क्या होने वाला है। देखना बच्चों, जरा याद करना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अभी भी अपन ने सिद्ध करा था कि DB जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, EM के, ठीक है, समीकरण 1 से अपन ने बोला था। लेकिन DB जो है वो किसके बराबर है, AD के। DB जो है किसके बराबर है, AD के दिया है। तो इस DB की जगह मैं AD लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे DB की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, AD। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, AD और EM आपस में बराबर है, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। देखना, ये AD और ये EM बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AD बराबर है EM, और ये इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। अब जरा यहाँ पे तीसरी बात आपको दिखानी है, ठीक है। ऑब्वियसली इनको अपन सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए, फिर अपन यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखना, ADB, ADB, AEC, AEC और ये EM है। AB और EM जो अपने पास में समांतर है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण अपने पास में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, और ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये असली फिगर में कहाँ है, DAE, यानी कि ये वाला कोण जो अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 3। और MEC यानी कि ये वाला कोण, तो ये वाला कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसको मान लीजिए एंगल 4 और इसको मान लीजिए एंगल 3। ये आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। इसका जो कारण है वो जरूर यहाँ पे बताइए, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है अपन को, ठीक है। तो इसलिए तुम इसका यहाँ पे कारण हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखोगे, चूंकि अपने पास में
ए बी जो है वो समांतर है किसके, एम ई के, ए बी समांतर है एम ई के, तथा ए सी जो है वो तिर्यक है, तथा ए सी तिर्यक है, ये बात अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे कह दोगे ये कोण कैसे हैं, ये अपने पास में संगत कोण है, तो ये अपने पास में काम हो जाता है संगत कोण। ठीक है, तो जैसे अपन ने ये बोला तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे फाइनली, अतः इन दोनों त्रिभुजों में आपको दो कोण बराबर दिख रहे हैं और एक भुजा बराबर दिख रही है, तो कोण कोण भुजा सर्वांगसम कसौटी से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांगसम है। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे त्रिभुज ए ई डी जो है अपने पास में सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ई सी एम के, और इसका कारण आप यहाँ पे बता देंगे ए एस कसौटी से हम ये बात कह सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ये चीज बोली, अब आप ये बताइए क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हो क्या ए ई और ई सी बराबर हो जाएंगे सीपी सीटी से? बिल्कुल, ए ई अपने पास में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा किसके, सीपी सीटी से। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था कि ए ई और ई सी बराबर है, यानी कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इस तरह से अपने पास में रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसके साथ आज का ये लेक्चर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना, और अपना डाउट डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।